हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये वीडियो पूरा देखो आप, दो पार्ट में ये वीडियो मैंने बनाया है, 2 लेक्चर। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इन क्लास 9 यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लास में भी, अपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल का क्या होता है, कैसे उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे एग्जांपल दिया, क्या थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। कैसे, जैसे हम लोग घर में क्या वायर्स आपको यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स क्या होता है, कॉपर का बना रहता है, एल्युमिनियम का बना रहता है। ठीक है, और नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, तो ऑक्सीजन, जिंदा रहना जरूरी है। What property did you think of while categorize elements as metals or non-metals? कौन सी प्रॉपर्टी हमने देखा? How are these property related to the use of these elements? Let us look some of these property in detail. अब कुछ प्रॉपर्टी हम डिटेल में देखेंगे, जैसे कि पहला फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग मेटल्स की बात करेंगे। The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आसान होता है, देख के ही बता सकते हैं ना। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड। ऐसे बहुत सारे जो इजीली अवेलेबल है वो सारे मेटल्स का इन्होंने नाम बताया। क्या दिया फर्स्ट एक्टिविटी में, टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ऐसे दिया है। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, कैसा दिख रहा है, क्लीन। स्टार्टिंग में कैसा दिखेगा, थोड़ा डल दिखेगा हो सकता है। क्यों दिखेगा डल, क्योंकि उसमें ऑक्साइड के लेयर लगे रहते हैं। ठीक है, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर। और ये क्लीनिंग वाला हमने वो देखा भी था मैग्नीशियम रिबन में, फर्स्ट चैप्टर में। क्यों क्लीन करना रहता है, क्योंकि हमें रिमूव करना है ऑक्साइड लेयर। अगर आपने वो क्लीन कर दिया सैंड पेपर से तो ऑक्साइड लेयर निकल जाता है और थोड़ा शाइनी अपीयरेंस देखने को मिलता है हमें। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जिन्होंने दिया है वो है शाइनिंग सरफेस रहना जरूरी है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्चर। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, ठीक है, शाइनिंग सरफेस तो नॉर्मल हो गया, आप कह सकते हो। बस प्रॉपर्टी का नाम अगर बताना है कि मेटल्स आर लस्चरस या लस्चर होते हैं। नेक्स्ट, take a small piece of iron, copper, aluminum and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observation. तो क्या होगा, नहीं पॉसिबल है। Hold a piece of sodium metal with a pair of tongs. Always handle sodium metal with care. Dry it by pressing between the folds of your filter paper. क्यों ऐसा उसने बोला, क्योंकि सोडियम मेटल कैसे रहता है, थोड़ा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन में आते ही रिएक्ट हो जाते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विथ ए नाइफ। तो यस, हम कट कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्या एक मेटल है, बट ये कैसा मेटल है, ये कैसा मेटल है, सॉफ्ट मेटल है। इसके पहले जो भी हमने एग्जांपल देखे थे वो हार्ड मेटल था, तो उनको कट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल है। बट इसको कट किया जा सकता था क्योंकि ये सॉफ्ट है। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब डिपेंड करता है कैसा मेटल है, वैसे उस तरह की उसकी हार्डनेस होगी। ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं, ये हार्ड, याद रखिएगा। टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विथ हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तब किसी भी आयरन, जिंक कोई भी आपने लिया और हैमर से मारोगे तो दो चीज़ होगी, एक तो साउंड आएगी उसमें से और उसकी शेप चेंज हो जाएगी। रिपीट विथ अदर मेटल्स, अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग केसेस देखने को मिलेंगे, उनके शेप में, उनका साउंड में अलग अलग साउंड होगा, अलग अलग शेप चेंजेस होंगे अलग अलग तरीके से। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ मेटल, जैसे आयरन के शीट्स होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो अगर ऐसे मेटल जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि वो मैलिएबल है, और प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, मैलिएबिलिटी होगी।
डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। हाँ, क्योंकि उसके देखते हो गोल्ड और सिल्वर का कैसा होता है, बहुत सारे ज्वेलरी बनते हैं, अलग अलग तरीके की ज्वेलरी बनाई जा सकती है क्योंकि वो इजिली क्या होता है, मेलिएबल होते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब वायर बना रहा है, शीट बना लिया हमने, अब वायर बनाएंगे, कॉल्ड डक्टिलिटी, तो उसको कहते हैं डक्टिलिटी। अगर वायर में कन्वर्ट हो जाए तो वो डक्टिलिटी है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज़्यादा वायर, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किस में है, तो गोल्ड में। गोल्ड से बहुत लंबा चौड़ा वायर बनाया जा सकता है। कैसे? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ, देख रहे हो 2 किलोमीटर लेंथ का हम लोग सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से ही बना सकते हैं। 1 ग्राम कितना कम होता है, और उससे आप 2 किलोमीटर लंबी, मतलब हार्डली वो दिखेगा भी नहीं, कहने का मतलब आपको। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो मेटल में ये दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है मैलिबिलिटी और एक होती है डक्टिलिटी। मैलिबिलिटी मतलब क्या, आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टिलिटी मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल डेट आर यूज फॉर कुकिंग वेसल्स। हाँ, कुकिंग वेसल्स में हम कैसे एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, ठीक है। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर कुकिंग वेसल्स, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो क्या दिया एक्टिविटी में कि टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर विथ वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन ए स्टैंड, फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, हीट द वायर विथ ए स्पिरिट लैम्प, कैंडल और ए बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो क्या किया इसने, देख सकते हो आप, एक क्लैम्प स्टैंड लगा दिया, एक वायर उसने लगा दिया, मेटल का वायर, और एंड पे क्या किया उसने, वैक्स के सहारे एक मदद से, हेल्प से उसने एक पिन लगा दिया। अब दूसरी तरफ से उसको वो हीट कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम ये पिन क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वैक्स मेल्ट हो जा रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, और ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब क्या, मेटल क्या एक तरह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो ये नोट योर ऑब्जर्वेशन, तो यही आपका ऑब्जर्वेशन है इसमें। द एबव एक्टिविटी शोज डेट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ भी दिया उन्होंने कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है ना, ऐसा तो ही ना कि आपने 1 घंटे तक जला के छोड़ दिया तो ये मेल्ट हो जाएगा आपका मेटल, नहीं, बहुत देर तक चलेगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो ये याद रखना कि बेस्ट कंडक्टर कौन होते हैं, 2 याद रखने हैं, सिल्वर है और आपका कॉपर है। लेड एंड मर्क्यूरी है कंपेरेटिवली, और आपका जो लेड है और मर्क्यूरी है, एक्सेप्शन भी याद रखना है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। तो गुड में आपका सिल्वर कॉपर आ गया और बैड में आपका लेड और मर्क्यूरी आ गया। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। देख सकते हो यहाँ पे एक बैटरी उसने लगा दिया, एक सेल लगाया है, और क्या किया उसने, यहाँ पे 2 क्लिप्स हैं, ए और बी उसकी नाम है। यहाँ ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है आपको सैंपल, कोई भी वायर को इंसर्ट कर दीजिए। अगर जैसे इंसर्ट किया, अगर स्विच ऑन है तो बल्ब जल रहा है, इट मीन्स वो वायर क्या है, कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अगर आपने कुछ नॉर्मल जैसे प्लास्टिक या रबड़ लगा दिया तो नहीं कंडक्ट करेगा, जाहिर सी बात है कि वो बैड कंडक्टर है। तो डज द बल्ब ग्लो, तो हाँ, अगर आपने मेटल वैसा कुछ लगाया तो यस, कंडक्टर के केस में आपका ग्लो करेगा। You must have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride। ये वर्ड थोड़ा याद रखिएगा, पीवीसी। आपके घर में आपने वायर देखा होगा, वायर के ऊपर कैसा रहता है, वो रबर लाइक या प्लास्टिक कह सकते हो, या फिर उसको एक तरह से केमिकल ये दिया, इन्होंने नाम दिया क्या, साइंस के नेम, कि पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ सब्सटेंस, हाँ वो शॉक ना लगे ना, अगर नॉर्मल रहा तो शॉक लग सकता है, इसलिए कोटिंग दी होती है। What happens when the metal strike hard surface, अगर मेटल हार्ड सरफेस से टकराएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, द मेटल डेट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। तो यहाँ एक और प्रॉपर्टी जिन्होंने सोनरस दिया है। इसके पहले हमने 2 प्रॉपर्टी देख लिया है, कौन सा, एक आपका गुड कंडक्टर है, किसका, तो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, वो दोनों अभी देखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरस, मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसलिए स्कूल बेल्स जो रहते हैं इसी के बने रहते हैं, मेटल्स के ही, ताकि छुट्टी हो तो जल्दी आपको पता चल जाए। नॉन मेटल्स, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। अब जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, उसमें हमें हर टाइप के मेटल्स के बारे में पढ़ना है।
नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है, मेटेलॉइड के बारे में पढ़ना है, नोबल गैसेस है, हेलोजेंस है, इनर्ट गैस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे फिलहाल मैं क्या बताने वाला हूँ कि अभी तक आपने मेटल समझ लिया कि मेटल कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, अब बहुत सारे होते हैं। नॉन मेटल थोड़े काउंटिंग करो तो बहुत कम ही होते हैं, गिन के ही होते हैं, मतलब काउंटिंग ईजिली आप कर सकते हो। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स नॉन मेटल कौन कौन से हैं, तो आपका कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे आपके नॉन मेटल हैं। इसके अलावा भी और दो हैं, एक दो हैं, फिलहाल ये सब जो आपके बुक में दिया वो इंपॉर्टेंट है। द नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ए लिक्विड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, जैसे मेटल सारे आपके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो दूसरा इन्होंने क्या दिया कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड या तो गैस के फॉर्म में होंगे, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में होता है वो ब्रोमीन है। ठीक है। डू नॉन मेटल ऑल्सो है फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू डेट ऑफ मेटल्स, देखते हैं तो हाँ जाहिर सी बात है ना। कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, अब कार्बन मतलब क्या, तो कोल या ग्रेफाइट या किस चीज़ में इसके अंदर क्या रहता है, कार्बन ही रहता है। सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब इन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दिया गया, अपने कौन सा एलिमेंट लिया, क्या उसका सरफेस है, हार्डनेस है। नेक्स्ट नीचे इन्होंने क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, all metals except mercury exist as a solids at room temperature. ठीक है। You have observed that metals have high melting point. क्या दिया इन्होंने कि आपके मेटल जो भी रहेंगे एक्सेप्ट मर्करी, जैसे एक्सेप्ट वहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ पे मर्करी है, ये कैसा रहेगा, सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन मर्करी आपका क्या है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग, मेटल्स क्या होता है आपको पता ही है, मेटल्स के क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बट गैलियम एंड सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, तो गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। These two metals will melt if you keep them on your palm. Iodine is a non-metal but it is lustrous. आयोडीन कैसा है, दूसरा एक नॉन मेटल है बट ये लस्चरस होता है, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी है ना, ये मेटल लस्चरस होते हैं, बट यहाँ पे आयोडीन जो है आपका वो एक नॉन मेटल होते हुए भी लस्चरस है। कार्बन इज ए नॉन मेटल, ठीक है, डेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब कार्बन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, जब कार्बन एंड कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, और कार्बन के अलग अलग फॉर्म को, जो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं उसको एलोट्रोप कहा जाता है। जैसे कार्बन का एक फॉर्म है डायमंड, ठीक है, तो ये भी क्या है, एलोट्रोप ही है। तो डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एट बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी तरफ कार्बन से ही बना एक ग्राफाइट है, वो भी एक एलोट्रोप ही है, कहने का मतलब है वो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे ऐसे इन्होंने कार्बन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट है अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जैसे अल्कली हमने बेसिस में आपको पढ़ाया था, तो अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। मतलब ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, डैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ। सोडियम का तभी हमने देखा है, इसके अलावा लिथियम, पोटासियम भी क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, बॉन्ड द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द शेप से एसेस फॉर्म्ड इन द डिजॉल्व। तो अगर आपने क्या बनेगा, मैग्नीशियम रिबन लिया और सल्फर पाउडर लिया है, तो मैग्नीशियम रिबन को क्या करोगे, बर्न करोगे। तो आपको पता है क्या कि मैग्नीशियम रिबन जो है एंड सम सल्फर पाउडर, बट बर्न द मैग्नीशियम रिबन, अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो MgO मिलेगा, ठीक है। कलेक्ट द एसेस फॉर्म्ड एंड डिजॉल्व देम इन वाटर। तो क्या होगा, MgO, यहाँ पे देखो मैंने रिएक्शन लिखा आप लोगों के लिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो सब दी हुई है, वो आप नोट करते जाना है। MgO जलाने के बाद बन गया, प्लस H2O डाल दिया वाटर में, तो MgOH2 बन जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड लिटमस पेपर।
तो ये क्या है, एक तरह से MgOH होल 2 हमने पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो जाहिर सी बात है आपको क्या करेगा, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, ठीक है वो तो लिखा है मैंने, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर को बर्न किया, ठीक है। प्लेस ए टेस्टिंग ओवर बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट फ्यूम्स। अब सल्फर पाउडर को बर्न करोगे तो क्या बनेगा, उसके जो फ्यूम्स को कलेक्ट किया उसको वाटर में डाल दिया तो वो क्या होगा, तो एसिडिक होगा, मतलब एसिड होता है वो रेड हो जाएगा, लिटमस पेपर पे चेक करोगे तो आप। तो ऐसे ऐसे इसने दिया हुआ है। तो जो बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक है तो आपका एसिडिक है, याद रखना है। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है इसने कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, तो एसिडिक होता है। कब, जब उसको वाटर में आप डिजॉल्व करोगे। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से हम लोग अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नॉर्मली लिखा है, देखते हैं इन्होंने सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल्स को जला के देखने वाले हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। ठीक है, यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 डेट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, ये तो पहले चैप्टर में मैंने बताया भी था आपको, फिर से चलो याद रखना है आपको। Do all metals react in the same manner? Let us check by performing the following activity. ठीक है, कौन सी एक्टिविटी दिया इन्होंने कि होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स टेकन अबव विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई टू बर्निंग ओवर ए फ्लेम। रिपीट द अलग अलग जो भी सैंपल इसके पहले मैंने अपने मेटल को आपने देखा था वो सारे सैंपल्स को आप थोड़ा हीट करो, जलाओ, देखो क्या होता है, वो सीधा कूल करो, ऐसे ऐसे इन्होंने दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे मेनली लिखा क्या है वो समझना है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जाहिर सी बात, मेटल को आप जलाओगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनेगा, उस मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर को आप हीट करोगे, ये भी हमने रिएक्शन पहले देख चुका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर ये पार्ट में। इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड। अब कैसा कलर होगा, तो ब्लैक कलर होगा, ये भी आपको पता है। कॉपर प्लस O2 क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम को भी अगर आपने हीट किया, जलाया, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने पहले भी बताया था, यहाँ भी फिर से मैंने लिखा हुआ है। कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl क्या देगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमने ये भी पढ़ा अभी जस्ट कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, तो बेसिक होता है। बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है कि एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है आपका, ठीक है, ये दोनों मेटल के ऑक्साइड है, जाहिर सी बात है बेसिक होंगे। बट ये दोनों एक्सेप्शन में आ जाते हैं कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड दोनों कैरेक्टर शो करेंगे, एसिडिक के साथ साथ बेसिक बिहेवियर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ये दो सारे मेटल का ऑक्साइड ठीक है बेसिक होता है, ये आपको पता है, लेकिन दो ऐसे मेटल है इन्होंने नाम दिए हैं एल्युमिनियम और जिंक, जो कि एसिडिक बिहेवियर के साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी रखता है। और ऐसे मेटल्स को हम क्या कहेंगे, react with both acid as well as bases to produce salt and water. तो such metals oxides which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide. तो amphoteric oxide कहने का मतलब क्या है कि ऐसे मेटल का ऑक्साइड जो एसिड के साथ, बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट हो जाए, तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड को हम लोग कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड HCl दिया, मैंने सब रिएक्शन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एल्युमिनियम का आप रिएक्शन नीचे देख सकते हो। पहले एल्युमिनियम का देख लेते हैं, फिर मैंने यहाँ जिंक का लिखा हुआ आपके लिए अलग से कि Al2O3 प्लस 6 HCl, तो AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया।
फिर Al2O3, अब पहले एल्युमिनियम के ऑक्साइड को एसिड में डाल दिया, अब एल्युमिनियम का ऑक्साइड को बेस में डाल दिया। तो ये कहना चाहता है वो कि मेटल का ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, वाटर तो बनेगा, वही सॉल्ट प्लस वाटर था। अब जिंक वाला दिया नहीं है, तो देखो मैंने जिंक वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे बोला था ना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो वो तो नीचे 2 एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे लिखा है मैंने कि ZnO प्लस एसिड के साथ तो ZnCl2 बनाएगा, और वही ZnO बेस के साथ तो Na2ZnO2 प्लस H2। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, सोडियम जिंकेट है, पहले हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो इस ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्शन पहले भी था। Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis। ठीक है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में। मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन फिर से एक्सेप्शन तो होगा ही होगा कि ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए उनको क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। वो बेस वाला अल्कली वाला पहले चैप्टर का इसके पहले वाला वही चीज़ यहाँ पे वही भी बोल रहा है। जैसे सोडियम का ऑक्साइड, पोटासियम का ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम का हो गया, जैसे अभी हमने देखा था ना इसी चैप्टर में भी जस्ट मैंने बताया कि आपके अल्कली कौन कौन से, सोडियम पोटासियम लिथियम, ये सब इनका ऑक्साइड अगर बना लो, यानी कि इनको हीट कर लो, जला लो, ऑक्साइड बन जाएगा, और वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे, और डिजॉल्व होकर इनका नाम क्या हो गया, तो अल्कली नाम हो गया। 2 रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, पोटासियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो NaOH प्लस KOH, ठीक है। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate। अब आपने हर मेटल को जला के देखा, लेकिन सबके जलने का तरीका अलग अलग है, सबका जलने का रिएक्शन या रेट कह सकते हो अलग अलग है, सब एक जैसे नहीं जल रहे। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, सब ऑक्सीजन के प्रति, ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन की तरह क्या कह सकते हो कि टुवार्ड्स ऑक्सीजन मतलब अच्छे से नहीं जल पा रहे हैं। मेटल्स सच एज पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, ये अब याद रखना है। हमने एक एक्टिविटी आपको जस्ट पढ़ाया कि सोडियम को अच्छे से हैंडल करता है, क्योंकि वो क्या होगा, रिएक्ट सो विगरसली डेट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। मतलब अगर आपने उसको जैसे बाहर निकाला तो क्या होगा, कहाँ से बाहर निकाला, तो कीरोसिन से। आपको पहले से भी शायद पता होगा कि पोटासियम या सोडियम को हम लोग कीरोसिन में रखते हैं, तो जैसे कीरोसिन से बाहर निकालो उसमें आग लग सकती है, इसलिए उसको अच्छे से हैंडल करना है। Hence to protect them and to prevent accidental fires, they are kept, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, immersed in kerosene oil। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide। अब कुछ ऐसे ही मेटल हैं जिनको बाहर आपने खुले में छोड़ दिया तो उस पर क्या लग जाएगा, लेयर ऑफ ऑक्साइड लग जाएगा, ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, अब ये एक तरह का लेयर क्या कहना चाहता है कि ये जो ऑक्साइड का लेयर है वो एक तरह से प्रिवेंट करता है मेटल को। कौन कौन से मेटल को, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक को प्रिवेंट करता है ये द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ताकि वो आगे ऑक्सीडेशन ना हो सके। मतलब कहने का तो क्या है कि आपने मेटल, आपका नया नया मेटल मैन्युफैक्चर हुआ फैक्ट्री में, उसको थोड़ी देर खुले में आपने छोड़ दिया तो उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर लग जाएगा। अब ये ऑक्साइड का लेयर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर लग गया है। इससे क्या होगा कि मेटल में और कोई अलग तरह का लेयर या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो इसलिए उसने नाम दिया इसको प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। लेकिन वही देखो आयरन के केस में, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। अब आयरन कैसा है कि वो बर्न नहीं होता है, बट आयरन के फीलिंग्स से छोटे छोटे से टुकड़ों को अगर आपने स्प्रिंकल्ड किया फ्लेम के ऊपर बर्नर पे तो क्या होगा, विगरसली जलेगा, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक। कॉपर का आपको पता ही है, 10 बार लिख दिया इन्होंने अभी तक। कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सिल्वर और गोल्ड जो आपका है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा, कितना भी आप उसको जला लो, कुछ भी कर लो, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, डू यू नो, मैंने पहले भी बोला था हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पार्ट, तो इसको ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया इन्होंने एनोडाइजिंग, ये एक प्रोसेस है। तो एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। हम क्या करेंगे,
एल्युमिनियम पे एक लेयर लगाएंगे ऑक्साइड का, और वो जब हम लोग लगाएंगे, कहने मतलब है जो हम लोग मैनमेड के थ्रू, मतलब हमारे थ्रू लगाया जाता है वो लेयर, तो उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहा जाता है। ठीक है, क्यों? हमें पता है कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम इन पे ऑक्साइड का लेयर लग जाता है तो वो प्रोटेक्टिव हो जाता है, बट वो खुद ब खुद बाई नेचर लगेगा तो उतने अच्छे से लेयर नहीं लग सकता है, इसलिए हम लोग खुद से और अच्छे तरीके से लगाते हैं, तो उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहा जाता है। एल्युमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, उसको पता ही हमें। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट्स मेक इट रेसिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन, तो फर्दर कोरोजन उसमें नहीं लगने देता ये ऑक्साइड का लेयर। द रेसिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाई मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अब इस ऑक्साइड लेयर को हम थोड़ा थिक कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा ना। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड, तो जो क्लीन वाला रहेगा, याद रखना क्लीन एल्युमिनियम रहेगा, वो कहाँ लगा देंगे? एनोड पे लगा देंगे। एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि वो आयन से ब्रेक हो सके। तो आयन से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन गैस, तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जो गैस रहेगा वो गैस इवॉल्व होगा कहाँ पे? तो एनोड पे। ऑक्सीजन कैसा रहता है? तो वो निगेटिव रहता है। ठीक है, अनायन है आपका, तो अनायन है तो कहाँ जाएगा? तो एनोड पे ही जाएगा ना। अनायन बताया था मैंने, अनायन मतलब अनिगेटिव आयन। तो एनायन क्या होता है? और अनायन अगर निगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो निगेटिव वाला पार्टिकल पॉजिटिव पे जाएगा, और इस तरह से एल्युमिनियम पे धीरे धीरे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर लगना स्टार्ट हो जाता है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजली टू गिव एल्युमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश, और उस क्या कर सकते हैं कि जो लेयर लगाया है उस लेयर के ऊपर हम लोग ऐसा डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल्स टेकन हियर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है। क्यों? क्योंकि केरोसिन से जैसे बाहर निकालोगे आग लग सकती है, तो ध्यान में रखना सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद जल जाएगा। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रस इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। और मैग्नीशियम कम विग्रस है, मतलब उससे कम लेस रिएक्टिव है ये। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयरन कॉपर लेड। अब ये लोग जिंक आयरन कॉपर लेड के साथ बर्न किया जा रहा है, तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, पहले एक दो में तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बाकी सब मेटल का क्या करें? तो सिर्फ बर्निंग करने से हम नहीं बता सकते कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है। तो नेक्स्ट क्या बोला? लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट ए कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, मतलब फाइनली ये कहना चाहता है कि आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाने वाला है ये डिफरेंट मेटल्स के, उसमें नॉन मेटल्स भी आ सकते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल का एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाने वाला है। फाइनल कंक्लूजन ये कहने वाला है, लेकिन वो क्या करेगा? 2-3 आपको केमिकल रिएक्शन दिखाएगा। पहले उसने अभी तक जला के आपको दिखाया कि अलग अलग मेटल्स किस तरीके से जलते हैं। अब आगे कुछ और भी चीज़ें ये करने वाला है। तो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।